हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में बजट 2021-22 का पूरा सार है। 25 क्वेश्चन है, एमसीक्यू है और डिटेल भी बता रहा हूं मैं। बजट में क्या नया हुआ है, कौन सी नई योजनाएं घोषित हुई हैं, किस मंत्रालय को कितना फंड मिला, सरकार के इनकम के क्या स्रोत हैं और खर्च कहाँ करने वाली है, बजट घाटा कितना है, क्यों हो रहा है, किस किस पीएसयू को बेचा जाने वाला है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट होना है, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और कौन कौन सी कंपनियां, क्योंकि इस बार वित्त मंत्री ने कंपनियों की पूरी लंबी लिस्ट ही बता दी है। केंद्रीय बजट के 6 पिलर बताए गए हैं वित्त मंत्री के द्वारा। तो कौन कौन से पिलर हैं और क्या इंपॉर्टेंस रखता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या योजनाएं हैं, हेल्थ सेक्टर के लिए कौन सी योजनाएं हैं, ओके, बिजनेसेस के लिए कौन सी योजना है। तो बहुत कुछ है आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी। और हाँ, आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है डिटेल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या इसे आप वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में पहला पेपरलेस बजट किस वित्त वर्ष का पेश किया गया, किस वित्त वर्ष का? आंसर होगा 2021-22। देखिए, पहला पेपरलेस बजट था 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। और ये एग्जामिनेशन में आ सकता है सवाल, किसी भी एग्जामिनेशन में। ओके, वित्त मंत्री ने हर बार की तरह एक फोल्डर डिस्प्ले किया, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें कागज़ नहीं था बल्कि टैबलेट था। ओके, पहले ये हुआ करता था कि लेदर के बैग ले जाया करते थे वित्त मंत्री। बाद में जब निर्मला सीतारमण आई, वित्त मंत्री बन गए, तो उन्होंने लाल कपड़े में बजट पेपर को ले जाना शुरू किया और अब टैबलेट में रखा गया। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेपरलेस बजट 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? आंसर होगा यूनियन बजट। ओके, ये गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर मौजूद है। और ये जो ऐप है वो तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पब्लिक के लिए भी था। ठीक है, किसने डेवलप किया इसे? तो एनआईसी ने, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के इनकम का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 17,88,000 करोड़ रुपए। ओके, अगर पिछले बजट की बात करें तो 2020-21 का जो अनुमान था वो 20,20,000 करोड़ रुपए था। लेकिन कोविड-19 हुआ, उसके बाद जो अभी संशोधित अनुमानित जो इनकम बताई जा रही है वो है 15,55,000 करोड़ रुपए। ओके, कोविड-19 की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। तो अब 2021-22 का जो अनुमान है इनकम का वो 17,88,000 करोड़ रुपए। ओके, तो इनकम कहाँ कहाँ से आएंगे सरकार को? मेरे बगल में आप एक ग्राफिक्स भी देख रहे हैं, ये बजट से रिलेटेड, ये बजट का ही एक हिस्सा है। ओके, तो 36% जो सबसे ज़्यादा जो इनकम है वो है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से। ओके, उधार, कर्ज और अन्य जो देनदारियां हैं उन सब से, मतलब हम 36% या तो कर्ज ले रहे हैं या उधार ले रहे हैं। ओके, और ऐसे में खतरा ये भी है कि अगर लगातार कर्ज लेते रहें, उधार लेते रहें, तो इसे चुकाना भी पड़ता है और इसमें भी दिक्कत हो सकती है। जो खर्च में जो सबसे बड़ा खर्च है, आगे मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन में, उसमें ब्याज देने में खर्च हो रहा है। ओके, सरकार को, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा इनकम का स्रोत है वो है जीएसटी। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि जीएसटी से कितना इनकम होने की संभावना है, बजट में बताया गया तो 15%। ओके, अगला है 14% होगा इनकम टैक्स से। ठीक है, 13% इनकम होगा कॉरपोरेशन टैक्स से, कॉरपोरेट टैक्स से। 8% होगा यूनियन एक्साइज ड्यूटी से। ठीक है, 6% नॉन टैक्स रेवेन्यू से आएगा और 5% जो इनकम है वो गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां होंगे। 3% कस्टम होगा। तो ये है इनकम के तमाम स्रोत। ठीक है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है और कहाँ कहाँ से कितना आ रहा है ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? टारगेट क्या है, कितना खर्च करेंगे? आंसर होगा 34,83,000 करोड़ रुपए। ओके, 34,83,000 करोड़ रुपए आंसर आप देख रहे हैं। जबकि इससे पहले यानी 2020-21 में जो अनुमानित खर्च होना था, जो पिछले बजट का अनुमान था वो 30,42,000 करोड़ रुपए था। लेकिन कोविड-19 की इफेक्ट की वजह से हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ा और ये 34,50,000 करोड़ रुपए हो गया।
ओके, तो अभी हम 2021-22 में 34,83,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, तो खर्च का जो स्रोत है वो क्या क्या है, अब एक और ग्राफिक्स है बजट का ही है, वो भी देख लीजिए आप। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो खर्च है 20% वो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, मतलब कर्ज भुगतान में जा रहा है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा इनकम है वो कर्ज ही है, ओके, या फिर देनदारियाँ की वजह से है, तो हमें उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा है। तो 20% जो हिस्सा है बजट का वो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। 16% है राज्यों को टैक्स और ड्यूटी का शेयर दिया जा रहा है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो जैसे जीएसटी है और टैक्स वसूलती है, तो उसका एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है। 14% जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्च होगा। ठीक है, 14%। 10% अदर खर्च बताया गया है। 9% जो है केंद्र द्वारा जो स्पॉन्सर्ड स्कीम में बहुत सारी योजना है उस पर खर्च होगा। 8% डिफेंस में खर्च होगा, काफ़ी ज़्यादा। 8% सब्सिडी में खर्च होगा और 5% लोगों को पेंशन देने में खर्च होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है? इसका आंसर होगा 6.8%। 6.8% का राजकोषीय घाटा होने जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट होने जा रहा है। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीएससी हो, बैंकिंग वाले को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब ओके। और अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2020-21 में, तो कितना रहा टोटल जो राजकोषीय घाटा अनुमानित, वो 9.5% है। ओके, और एक और बात है कि इसमें यह भी कहा गया है कि 2026 तक जो फिस्कल डेफिसिट है, जो वित्तीय घाटा है, उसको 4.5% तक रखने का टारगेट रखा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2020-21 में केंद्र सरकार ने कितनी रकम का विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य तय किया है? आंसर होगा 1,75,000 करोड़ रुपए। ओके, 1.75 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसके बारे में बताया, पूरा लक्ष्य रखा कि किस किस चीज़ों को हम एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ओके, हालांकि अगर पिछले बजट की बात करें 2020-21 में, तो ये अनुमान 2.1 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन कोविड-19 की वजह से पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अभी चल ही रहा है और 31 मार्च तक चलना है, तो उसमें मात्र 32,000 करोड़ रुपए ही आ सके थे विनिवेश से। ओके, तो अब टारगेट ये रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो और 1.75 लाख करोड़ रुपए आ जाए। तो किन किन चीज़ों का विनिवेश होगा, यानी उसका हिस्सा सरकार अपना बेचेगी? तो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। आईडीबीआई बैंक में सरकार हिस्सेदारी कम करेगी। पहले ही आईडीबीआई बैंक के ज़्यादातर बहुत सारे शेयर जो है वो एलआईसी को बेच चुकी थी सरकार, और उसको निजी का बैंक का दर्जा मिला हुआ है। बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसका भी स्टेक बेचा जाना है, टोटल का टोटल बेचा जाना है उसको। तो एयर इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट होगा, कॉनकोर में होगा, सीसीआई यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस, बीईएमएल लिमिटेड यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, एससीआई यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एलआईसी का आईपीओ आएगा। इससे 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सरकार को आने का अनुमान है। ओके, तो सरकार का ये कहना है कि एक्सपर्ट राय दे चुके थे कि ये सब चीज़ें लंबे समय तक नहीं चल सकती है, क्योंकि सरकार का काम कारोबार चलाना नहीं। लेकिन इसका असर क्या होगा सरकार के इस कदम का? इससे युवाओं के लिए, जो यूथ हैं, उनको सरकारी नौकरियों के मौके कम होंगे और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर सरकार ने 50% से ज़्यादा बेच दिया अपना स्टेक, तो वो उस कंपनी का जो दर्जा है वो सरकारी से हटकर, पीएसयू से हटकर प्राइवेट कंपनी के तौर पर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे में वो नौकरियां तो सरकारी रहेंगी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बजट 2021-22 में सबसे ज़्यादा रकम यानी 4.78 लाख करोड़ रुपए किस मंत्रालय को आवंटित करने का प्रस्ताव है? आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। सबसे ज़्यादा इसी को अलॉट किया गया है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। कुल रकम कितना है? तो 4,78,000 करोड़ रुपए। पिछली बार की तुलना में ये 1.48% ज़्यादा बताया जा रहा है।
ठीक है, जबकि पिछले बजट में 2020-21 में ये जो रकम थी वो 4.71 लाख करोड़ रुपए थी। ठीक है, तो इस बार का जो मूल डिफेंस बजट है वो मूलतः 3.62 लाख करोड़ रुपए का है और डिफेंस पेंशन में 1.16 लाख करोड़ रुपए चला जाएगा। तो इस तरह से 4,78,000 करोड़ रुपए टोटल होता है। तो इसमें नए हथियार, फाइटर प्लेन, युद्धपोत, सैन्य साजो सामान वगैरह वगैरह खरीदे जाएंगे और उसके लिए खासतौर पे 1,35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इसमें। ओके, और आपको बता दूं कि चीन से जो टेंशन हुआ था, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, तो उसकी वजह से भारत का खर्च बढ़ गया। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि चीन के साथ जो टेंशन चल रहा है LAC पर, तो उसकी वजह से इमरजेंसी में 20,776 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ओके, वहाँ जो LAC है, LAC पर सोल्जर्स तैनात हैं, उन्हें सप्लाई चाहिए था, फूड, एम्युनिशंस चाहिए थे। ओके, तो इस जो फंड है एक्स्ट्रा खर्च किया गया, जो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में, तो इस फंड का उपयोग स्पाइस 2000 बम खरीदने, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, असॉल्ट राइफलें और टैंक, लड़ाकू विमान, इन सब को खरीदने में किया गया। ओके, और आपको बता दूं कि चीन ने तिब्बत में 1 लाख फौज तैयार कर रखी है। तो ऐसे में इंडिया को भी उसी तैयारी के साथ वहाँ जाना पड़ रहा है। तो चीन ने एक तरह से इंडिया पर कॉस्ट इम्पोज कर दिया एक तरह से। ओके, भारत का खर्च बढ़ा है इसकी वजह से। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कितना बजट हुआ है, आवंटन हुआ है, मतलब कितनी राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है इस बजट में, तो ये देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये जो मिनिस्ट्री है उसको 54.58 थाउजेंड करोड़ रुपए अलॉट करने का प्रस्ताव है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 73.93 हजार करोड़ रुपए ये दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को 93.22 थाउजेंड करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 1.1 लाख करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को 1.18 लाख करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर को 1.31 लाख करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1.33 लाख करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 1.66 लाख करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 2.56 लाख करोड़ रुपए। और सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 4.78 लाख करोड़ रुपए। तो ये पूरा डेटा है और ये सब मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF है वहाँ भी दिया हुआ है। ओके, तो वो भी आप ले सकते हो। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स बुक अवेलेबल है, 432 पेज की बुक है, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, पूरे जनवरी से दिसंबर 2020 का। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे टकरा रहे हैं तमाम एग्जामिनेशन में। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अमेजन पे बेस्ट सेलर है पिछले 1.5 महीने से। वैसे इसका PDF भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन होगा, वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 में किन 6 पिलर के बारे में जिक्र किया है। कहा है कि केंद्रीय बजट जो है ये 6 पिलर पर आधारित है। तो कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए मेरे बगल में टोटल टॉपिक आ गया। पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब इस बार हेल्थ पर 137% जो बजट है हेल्थ का वो बढ़ा दिया गया। सेकेंड है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अगर इंडिया का ग्रोथ रिवाइव करना है तो ये एक तरह से ज़रूरी है फाइनेंशियल कैपिटल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना। तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, मतलब कि डेवलपमेंट ऐसा न हो कि सिर्फ अमीर ही अमीर बन जाए, गरीबों का भी विकास होना चाहिए। अगला जो पिलर है उसमें ह्यूमन कैपिटल पर फोकस किया गया है। ओके, स्किल डेवलपमेंट पर। इसके बाद है इनोवेशन एंड R&D। अगला है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये 6 पिलर हैं, इसी पर आधारित बताया गया है कि पूरा बजट है। ठीक है, तो इसके बारे में भी अगले क्वेश्चन लेते हैं, उसमें काफ़ी कुछ डिटेल आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में हेल्थ पर यानी स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं पर कितना प्रतिशत खर्च बढ़ाकर 2.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। आंसर होगा 137%, 137%। ये इंपॉर्टेंट बात है।
देखिए पिछली बार जो 2020-21 में बजट पेश किया गया था उस समय हेल्थ पर खर्च 94,952 करोड़ रुपए था। ओके, अब ये बढ़कर 2,23,000 करोड़ रुपए हो गया है। बजट आवंटन में सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो स्वास्थ्य पर हुई है। ओके, और बजट का जो पहला पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग, उसका ये हिस्सा है। ठीक है, देखिए कोविड-19 हुआ, उसकी वजह से देश की हर सेक्टर में स्थिति खराब हुई। ओके, तो इसको देखते हुए हेल्थ के चीज़ों को सुधारने पर काम चल रहा है। तो अब देख लेते हैं कि किस मद में यानी किस हेड में कितना खर्च होना है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 71.26 थाउजेंड करोड़ रुपए खर्च करने के लिए दिए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को 2.66 थाउजेंड करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आयुष मंत्रालय को 2.97 थाउजेंड करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर काम करने के लिए और लोगों तक लगाने के लिए, लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। न्यूट्रिशन पर काफ़ी खर्च किया जाएगा, 2.7 थाउजेंड करोड़ रुपए। फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फॉर वाटर एंड सैनिटेशन के लिए 36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ओके, तो इस तरह से टोटल जो खर्च होता है वो है 2,23,846 करोड़ रुपए। तो काफ़ी ज़्यादा हाइक किया गया है बजट में, हेल्थ बजट में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने किस स्वास्थ्य योजना का जिक्र किया है? नए स्वास्थ्य योजना। आंसर होगा पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ओके, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये बजट के पहले पिलर यानी हेल्थ एंड वेलबींग का हिस्सा है। इस योजना के आने पर अगले 6 साल के लिए सरकार जो है 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ऐसा सरकार का कहना है। ओके, अगले 6 साल में 64,000 करोड़ रुपए एक तरह से। तो कोशिश ये होगी कि अगर भविष्य में कोई पेंडेमिक आता है, महामारी आती है, बीमारी फैलती है, तो उसके लिए इंडिया जो है वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड रहे। इसके लिए बहुत सारे स्टेप उठाए जाएंगे, जैसे देश के सभी जिलों में जो वहाँ जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज़ हैं उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, सबको जोड़ा जाएगा, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को कनेक्ट किया जाएगा। ओके, इंटरनेट से और इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा, ताकि कल को कोई अगर डेटा चाहिए, कोई बीमारी फैली है, किस स्टेट में फैली है, किस ज़िले में फैली है, कितने लोगों को ये बीमारी है, तो ये सब का इन्फॉर्मेशन जल्दी आ सके और स्ट्रेटजी बनाई जा सके। ओके, तो हेल्थ सेक्टर के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं ये भी आपको बता दूं। ओके, तो 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए जाएंगे। ओके, मेरे बगल में आप देख रहे हैं। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ बनाया जाएगा, ये एक रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा। इंपॉर्टेंट बात है। 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज स्थापित किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी होते हैं। अगर कोई बीमारी फैली तो वो कितना खतरनाक वायरस है या बैक्टीरिया है, तो उसकी स्टडी इसी लेबोरेटरी में होती है। 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी खोले जाएंगे। वायरोलॉजी एक ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, इसमें वायरस पर स्टडी की जाती है। और हजारों रूरल और अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल हेल्थ मिशन का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी केयर हेल्थ सिस्टम को बेहतर किया जाने का प्रस्ताव किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ की स्थापना की जाएगी? बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा। आंसर होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बजट में इस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का प्रावधान किया गया है, उसके लिए फंड भी एलोकेट किए गए हैं। ओके, WHO की हेल्प से इंडिया बनाएगा और ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन को पूरा कवर करेगा। इंपॉर्टेंट बात है। और इसे भी इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत बनाएगा। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, देखिए वैसे तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए होगा, लेकिन WHO सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया की बात नहीं कर रहा है, बल्कि पूरा मतलब इंडिया से लेकर उधर आसियान कंट्री तक ये सब कवर किए जाएंगे, जो आप मैप में भी देख रहे हैं, ब्लिंक हो रहा है।
तो इतने इलाके को कवर किया जाएगा। तो वन हेल्थ इंस्टीट्यूशन में क्या होगा, क्या यहाँ पर इलाज होगा? तो नहीं, इलाज नहीं होगा बल्कि रिसर्च होगा। देखिए WHO ने 2017 में ही कहा था कि हमें वन हेल्थ इंस्टीट्यूशन खोले जाने चाहिए, हमें खोलने चाहिए, और यहाँ पर रिसर्च होगा। आप मेरे बगल में देख भी रहे हो, उसकी वेबसाइट पर काफ़ी कुछ डिटेल दिया हुआ। और यहाँ पर कोशिश ये होगी कि बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सके कि कहाँ से आती है, कैसे आती है, जानवरों से इंसानों में कैसे फैलती है बीमारियाँ या वायरस या बैक्टीरिया, फिर म्यूटेट करके ये जो वायरस है या बैक्टीरिया है वो इंसान से इंसान में कैसे फैलता है, इसका प्रॉपर रिसर्च होगा। ओके। और WHO ने इसके बारे में कहा है कि काफ़ी लॉन्ग टर्म कोशिश की जाएगी कि बीमारियां जानवरों में ही इलाज हो जाए, मतलब जो बीमारियां हैं, वायरस हैं, उसका इलाज जानवरों में ही हो जाए, ताकि जानवरों से या पक्षियों से जो फैलता है वायरस इंसानों में और फिर इंसान से इंसान में फैलने लगता है, जैसे कि अभी कोविड-19 में हमें देखने को मिला है, तो ऐसा ना हो पाए। ठीक है। और अगर दुनिया ने कुछ साल पहले ये तैयारी कर ली होती तो कोविड-19 पेंडेमिक जो अभी आया है तो उसके साथ लड़ने के लिए हम और बेहतर तरीके से रहते हैं, नहीं पूरी दुनिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2021-22 में बीमा यानी इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना रखने का प्रस्ताव दिया गया है? आंसर होगा 74%। ओके, 74% तक अब विदेशी निवेशक जो है वो रख सकेगा स्टेक इंश्योरेंस कंपनी में। अगला क्वेश्चन, बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने हाउसिंग लोन ब्याज पर 3.5 लाख करोड़ रुपए तक का जो टैक्स लाभ है उसकी योजना कब तक के लिए बढ़ाती है? आंसर होगा 31 मार्च 2022 तक के लिए। ठीक है। देखिए, होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जो अमाउंट होता है दोनों के रीपेमेंट पर टैक्स बचाने की सुविधा मिलती है, टैक्स बच सकते हैं। तो सरकार के इस ऐलान का फ़ायदा मिडिल क्लास के उन खरीदारों को होगा जो 31 मार्च 2022 से पहले लोन लेकर 45 लाख रुपए तक का घर खरीदते हैं। ठीक है। देखिए, दरअसल इससे पहले क्या हुआ था कि 2019 में जो बजट पेश हुआ था निर्मला सीतारमण की तरफ से, तो उसमें हाउसिंग लोन के ब्याज पर टैक्स की छूट सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया था। मतलब 1.5 लाख की एक तरह से और छूट दे दी गई थी। तो 1.5 लाख की जो छूट है तो अब मार्च 2022 तक जारी रहेगा। तो 1.5 लाख जोड़कर अब पहले 2 लाख मिलता था, तो इस तरह से 3.5 लाख रुपए जो है वो छूट 2022 तक मार्च तक मिलेगी। अगला क्वेश्चन, किस वित्त आयोग की सिफारिश को मानते हुए बजट 2021-22 में केंद्रीय करों में से राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 41% कर दिया गया? आंसर होगा 15वें वित्त आयोग। ओके। देखिए, पहले सेंट्रल टैक्स का 30 से 35% हिस्सा जो है वो स्टेट्स को मिलता था। ठीक है। और इस मामले में जो राज्य थे वो काफ़ी परेशान रहते थे और राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इस पर काफ़ी डिस्कशन किया करते थे और टेंशन भी रहता था। तो इस मामले में 15वां जो वित्त आयोग था, फाइनेंस कमीशन था, उसने सिफारिश दी थी और उस सिफारिश को मानते हुए सरकार ने ये फैसला किया। तो 15वें वित्त आयोग के चेयरपर्सन कौन थे? NK सिंह। अगला क्वेश्चन, बजट 2021-22 के दौरान वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया है क्या? आंसर होगा नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ है टैक्स स्लैब में। 2020-21 में जो टैक्स स्लैब थे वही सब टैक्स स्लैब रहेगा। ओके, इसके बारे में डिटेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में कितनी उम्र से ज़्यादा आयु वाले पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई? टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, अगर मन नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे। आंसर होगा 75 ईयर। ओके। हालांकि ये रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके इनकम का सोर्स पेंशन और बैंक से मिलने वाला ब्याज है। तो होगा ये कि इनका जो टैक्स है वो बैंक ही पहले TDS के तौर पर काट लेगा। ऐसा भी नहीं है कि उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन बैंक ही टैक्स को TDS के तौर पर काट लेगा। देखिए, ऐसा होता है कई बार उम्र की वजह से डॉक्यूमेंट को संभालना और फिर CA के पास जाना, रिटर्न फाइल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये छूट दी गई है। हालांकि अगर किसी दूसरे तरह से इनकम हो रहा है, ओके,
मान लीजिए रेंट लगाया हुआ है मकान का, वहाँ से इनकम हो रहा है, या शेयर बहुत बड़ा खरीदा हुआ है बहुत ज़्यादा, उससे इनकम हो रहा है, तो फिर उनको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मिलाकर कौन सा मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर का मिशन पोषण 2.0। ओके, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम है और इसमें बहुत सारे जो सरकारी प्रोग्राम है उसको इंक्लूड कर दिए गए हैं, जिससे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, पोषण अभियान, तो इस सबको ऐड कर दिया गया है ताकि पोषण यानी जो भूखमरी है उससे बच्चों को, जो बच्चे देश भर में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पोषण नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए व्यवस्था सरकार करेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में नेशनल रेलवे प्लान का ऐलान किया है फिर से, तो इसका टारगेट कब तक का रखा गया है ये प्लान का? आंसर होगा 2030। ओके, इसके तहत होगा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा और टारगेट 2030 रखा गया है। इस दौरान फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम तैयार किया जाएगा, मतलब भविष्य के हिसाब से पूरा तैयार किया जाएगा। फोकस यही होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट खासतौर पर कम हो सके। दरअसल देखिए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, तो और कहीं भी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसके लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि मान लीजिए कोई कार बनाने का प्लांट है, फैक्ट्री है, ओके, तो हर चीज़ वहाँ नहीं बनता है। मान लीजिए गियर पार्ट्स हैं वो जयपुर में बनेंगे, व्हील जो है यानी पहिया वो कोलकाता में बनेगा, इंजन चेन्नई में बनेगा। तो उनको जितनी जल्दी जो सामान है टोटल उसको अगर फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग उतनी तेज़ी से होगा और फिर कॉस्ट भी कम होगा। तो ऐसा ही पूरा जाल बिछाने की योजना है रेलवे की, ताकि लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है वो कम हो। चीन में ऐसा ही होता है, चीन में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है क्योंकि सब कुछ वहाँ कनेक्टेड है। तो ऐसा ही इंडिया चाहता है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो और जो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़े। अगला क्वेश्चन, बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा हुई, तो इसके तहत कितने साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? आंसर होगा 5 साल। ओके, 5 साल में जल जीवन मिशन, ये इसलिए है ताकि यूनिवर्सल वाटर सप्लाई कवरेज हो सके। ये इसके तहत ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 5 साल तक के लिए किया जाएगा टोटल। ठीक है, टोटल खर्च क्वेश्चन में ही आपने देखा 2.87 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज में ये खर्च किए जाएंगे और नल जल पहुंचा जाएगा, मतलब नल से पानी पहुंचा जाएगा हर घर को। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वला योजना के तहत वर्ष 2021-22 में कितने नए परिवारों को लाभ पहुंचाने का टारगेट रखा गया? आंसर होगा 1 करोड़। ओके, ठीक है, 2020-21 तक फाइनेंशियल ईयर 8 करोड़ हाउस होल्ड को उज्ज्वला स्कीम के तहत फ़ायदा मिल चुका है। तो अब 2021-22 के लिए 1 करोड़ नए लाभार्थी जोड़ने का पूरा प्लान रखा गया। तो ये स्कीम जो है बीपीएल के लिए है, यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को इसके तहत मुफ्त रसोई का गैस कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कपड़ा उद्योगों यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अगले 3 साल में कितने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क यानी मित्र स्थापित किए जाएंगे? आंसर होगा 7। ओके, और कोशिश यही है कि इसके बहाने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। किस जगह स्थापित होंगे इसके बारे में अभी सूचना नहीं दी गई है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम यानी PLI के तहत अगले 5 साल में कितनी रकम खर्च करने का प्रस्ताव है? आंसर होगा 1.97 लाख करोड़ रुपए। ये खर्च अगले 5 साल में होगा। ओके, बजट में ये भी बताया गया कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो बनाने का सपना है वो अभी भी है। हालांकि कब पूरा होगा इसके बारे में टारगेट नहीं दिया गया है और कहा गया कि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम जो है उसका और विस्तार किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को हटाने के लिए कौन सी पॉलिसी की घोषणा हुई है? आंसर होगा
स्क्रैपिंग पॉलिसी। ओके, इसके तहत क्या होगा, तो वाहनों का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। अगर कोई पर्सनल व्हीकल है नॉन कॉमर्शियल तो 20 साल से पुराने वाहनों का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। अगर कमर्शियल व्हीकल है तो 15 साल से पुराने वाहनों का टेस्ट होगा। ओके, और जो अनफिट व्हीकल होंगे उसको फिज आउट किया जाएगा, मतलब उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट सेफ होगा और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, मतलब वाहनों की ज़रूरत बढ़ेगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ाया जाएगा। जैसे न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है जिसको हाल ही में भारत ने विकसित किया है, भारत में विकसित हुआ है, तो उसको एक तरह से फैलाया जाएगा। और ये न्यूमोनिया से बचने के लिए वैक्सीन होता है। पहले अब तक ये होता था कि विदेशों से जो विकसित जो न्यूमोनिया के जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब भारत के 5 राज्यों में देशी वैक्सीन उपलब्ध है और आगे और भी तमाम राज्यों में उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, तो इससे ये होगा कि हर साल 50,000 बच्चों की मौत रोका जा सकेगा इसके थ्रू। ओके, अगला है कोविड-19 पर खर्च। तो कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर 35,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया। अगला है असेट मोनेटाइजेशन, मतलब जो संपत्ति है सरकार के पास, लैंड बैंक्स है, ज़मीनें हैं, कंपनियां हैं, इन सबको बेचेंगे और इसे पैसा जो है मोनेटाइज करेंगे। अगला टॉपिक है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें प्रीपेड, स्मार्ट मीटरिंग, फीडर सेपरेशन, सिस्टम अपग्रेडेशन, तो ये सब बिजली के सेक्टर में किया जाएगा। कृषि योजनाएं क्या है, तो अब स्वामित्व योजना को देश भर में लागू किया जाएगा। स्वामित्व योजना मतलब जमीन का मालिकाना हक का सर्टिफिकेट देने को कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, उसके बारे में कहा गया है कि जो खराब होने वाली फसलें हैं ऐसी 22 नई फसलों को शामिल किया गया है इसमें। फिलहाल ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत केवल टमाटर, प्याज और आलू पर ही ये लागू हुआ करता था। ठीक है, एग्रीकल्चर जो लोन है, कृषि कर्ज है, उसका लक्ष्य 10% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 16.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज दिया जाएगा। अगला है सरकारी खर्च को बढ़ाया जाएगा और सरकार ने कहा है कि सरकारी खर्च को बढ़ाएंगे। ओके, और ये 4.3 लाख करोड़ रुपए जो है वो नए प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे। तो सरकार का कहना है कि इससे रोजगार क्रिएट होगा, नया रोजगार आएगा। आगे 15,000 स्कूल आदर्श स्कूल बनेंगे। ठीक है, उच्च शिक्षा आयोग का गठन होगा। 100 से ज़्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे नए, जिसको एनजीओ के सहयोग से चलाया जाएगा। इसके अलावा लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी इलाकों के लिए 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। अगला है छोटी कंपनियों की परिभाषा बदल दी गई है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अभी तक क्या होता था कि 50 लाख रुपए तक का निवेश और 2 करोड़ रुपए तक का सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां छोटी कंपनी कहलाती थी, लेकिन अब क्या किया गया है, 2 करोड़ रुपए तक का निवेश और 20 करोड़ तक का जो टर्नओवर वाली कंपनी है वो छोटी कंपनी कहलाएगी। ठीक है, इससे फ़ायदा, सरकार का कहना है कि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो छोटी कंपनियां हैं उसको कर्ज पर ब्याज आदि में जो छूट मिलती है तो इन सबको मिल सकेगा। एमएसएमई के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रोविज़न भी किया गया है, तो ये पिछले साल से एक तरह से 2 गुना है। ठीक है, तो ये था टोटल बजट 2021-22 का। काफ़ी डिटेल में मैंने बताया और एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, और हाँ, फिर से बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स बुक अवेलेबल है, जनवरी से दिसंबर तक का है, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। ज़रूर देखना इस बुक को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अमेजन पे बेस्ट सेलर है। और हाँ, अभी जो आपने बजट का पूरा देखा उसका पीडीएफ मेरे बगल में लिंक अवेलेबल हो गया है, तो यहाँ क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ है, वहाँ लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।